हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 31। निशी ने जब अनजाने में वंश को छुआ तो वंश को एक सिहरन सी होने लगी, जबकि गौरी के छूने से उसे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। निशी ने देखा वंश अभी भी वहीं खड़ा है तो उसने कहा, अब चलो भी। हाँ चलो। वंश की तंद्रा टूटी। वह एक बैग लिए गाड़ी की तरफ आया। उसने डिग्गी में बैग रखा और फिर निशी से दूसरा बैग लेकर भी रख दिया। निशी पीछे अंजलि के साथ बैठ गई और वंश आगे ड्राइवर सीट पर आ बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर के लिए निकल गया। रास्ते भर निशी और अंजलि खुसर फुसर करके वंश की बुराई कर रही थी। उसने गाड़ी के अंदर लगे मिरर में हंसती हुई निशी को देखा और बड़बड़ाते हुए कहा, अभी जितना हंसना है हंस लो। अगर मैंने तुम्हें इससे ज्यादा नहीं रुलाया तो मेरा नाम वंश गुप्ता नहीं। तो कब बदल रहे हो अपना नाम? निशी ने एकदम से कहा। तुमने सुन लिया क्या? वंश ने हैरानी से कहा। हाँ, और तुम्हारी तरह मेरे कान खराब नहीं है। आगे जाकर गाड़ी कहीं दिखे तो रोकना। निशी ने चिढ़ते हुए कहा। क्यों, वापस जा रही हो? वंश ने खुश होकर कहा। मुझे भूख लगी है इसलिए। निशी ने कहा। इतनी बड़ी प्लेन में खाना नहीं मिला क्या तुम्हें? भुक्कड़ कहीं की। वंश फिर बड़बड़ाया। अरे निशी दी, आप भी किसे बोल रही हैं? वंश भैया तो खुद एक नंबर के भुक्कड़ है। एक बार तो ये अपना रिजल्ट भी खा गए थे। अंजलि ने वंश का मजाक उड़ाते हुए कहा तो वंश ने उसे घूरा। पुअर गाय। देखो वहां वो शॉप है, गाड़ी रोको जरा। निशी ने वंश से कहा। वही सिहरन वंश को फिर हुई। उसने जल्दी से अपना कंधा झटका और कहा, हाँ जा रहा हूं। वंश ने गाड़ी को साइड लगाया और उठकर दुकान की तरफ चला गया। उसने 2 जूस के बोतल लिए और दोनों चिप्स के पैकेट लेकर सोचने लगा, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं उस छिपकली की हर बात क्यों मान रहा हूं और ये उसके छूने से मुझे अजीब क्यों लग रहा है? मैं सच में पागल हो जाऊंगा। भैया, ये लीजिए आपके पैसे। दुकान वाले ने कहा तो वंश की तंद्रा टूटी। उसने पैसे लिए और वापस गाड़ी में आ बैठा। वंश ने चिप्स और जूस निशी को दिए और गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। निशी और अंजलि मजे से जूस पीने लगी और चिप्स खाने लगी। वंश ने देखा दोनों से पूछ तक नहीं रही है, बस खाए जा रही है। वह मिरर में देखकर घूरने लगा। उसे घूरता पाकर निशी ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें खाना है तुम भी खा लो। तुम्हें यह भी दिखाई दे रहा होगा कि मेरे दोनों हाथ बिजी हैं। अब मैं गाड़ी चलाऊं या चिप्स खाऊं? वंश ने चिढ़ते हुए कहा। निशी ने सुना तो एक बड़ा सा चिप्स निकाला और वंश के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। वंश को यकीन नहीं हुआ कि उस पर इतना चिल्लाने वाली निशी उसे अपने हाथों से चिप्स खिला रही थी। उसने चिप्स तो खाया लेकिन साथ में निशी की उंगली को भी काट लिया। आउच! निशी ने जल्दी से अपना हाथ पीछे किया। सॉरी, मुझे लगा चिप्स है। वंश ने अनजान बनते हुए कहा। ये लो, तुम ही ठूस लो। निशी ने चिप्स का पैकेट वंश की तरफ फेंकते हुए कहा। वंश भी मजे से चिप्स खाने लगा और गाड़ी चलाता रहा। बेचारी निशी, उसने सोचा अंजलि के साथ मिलकर वंश को परेशान करेगी, लेकिन इन दोनों में से कौन किस पे भारी पड़ने वाला था ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। वंश निशी और अंजलि को लेकर घर पहुंचा। निशी गाड़ी से नीचे उतरी। उसने देखा पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था और वहां काफी चहल पहल थी। शिवम ने देखा तो उनकी तरफ चला आया। वह निशी के सामने आया और कहा, सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा? नहीं अंकल। आप शिवम अंकल है ना? पापा आपकी बहुत तारीफ करते हैं। निशी ने मुस्कुरा कर कहा। झूठी कहीं की, मैंने तो कभी नहीं सुनी। अंकल तो हमेशा माँ की तारीफ करते थे। वंश बड़बड़ाया तो निशी ने उसकी तरफ देखा। वंश ने वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। अंजलि बेटा, इन्हें अंदर लेकर जाओ, शिवम ने कहा तो अंजलि निशी के साथ अंदर चली गई। अंदर आकर निशी सारिका से मिली। आखिरी बार सारिका ने उसे तब देखा था जब वो 12 साल की थी और आज कितने सालों बाद वो उसे देख रही थी। सारिका ने निशी के हाथों को थामते हुए कहा, हमें अच्छा लगा तुम यहाँ आई। पता है, इतनी सी थी जब हमने तुम्हें आखिरी बार देखा था
और अब देखो कितनी बड़ी हो गई हो और कितनी सुंदर भी। माँ, आपको तो हर कोई सुंदर ही नजर आता है, कभी इसका चुड़ैल वाला रूप देखना, आप पता चलेगा। सोफे पर बैठी राधिका के गले में बाहें डाले खड़े वंश ने सामने निशी और सारिका की ओर देखकर मन ही मन कहा। सारिका निशी को लेकर सबके बीच चली आई। उसने उसे सबसे मिलवाया। वंश भी वहीं था। निशी ने उसे देखा कि राधिका बुआ के साथ कुछ ज्यादा ही करीब है, आकर एकदम से राधिका के बगल में बैठी और उसकी साड़ी देखते हुए कहा, वाह आंटी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है और ये झुमके तो इस पर और भी अच्छे लग रहे हैं। आप काशी की बड़ी बहन है शायद। अरे नहीं नहीं, मैं काशी की बुआ हूं, राधिका ने हंसते हुए कहा। सच्ची? यकीन नहीं हो रहा, आपने खुद को कितना मेंटेन कर रखा है, 25 से ज्यादा की नहीं लग रही हैं आप। वैसे अगर आप इस साड़ी पर ब्लू स्टोन वाली पहने तो बहुत अच्छे लगेंगे। निशी ने राधिका की तारीफ करते हुए कहा। हाँ, मैंने ढूंढा था पर मार्केट में मिला नहीं, राधिका ने निशी की बातों में इंटरेस्ट दिखाते हुए कहा। और वंश की बाहें अभी भी अपनी प्यारी बुआ के गले में थी। राधिका को निशी से बात करने में दिक्कत हो रही थी तो उसने वंश को साइड करते हुए कहा, वंश जाना यहां से। निशी ने सुना तो उसे हंसी आ गई। वंश का मुंह बन गया। उसने निशी को देखा और बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। इसने तो आते ही घर वालों को अपनी बातों में फंसा लिया, देख लूंगा इसे तो मैं। अरे अरे देखकर, सामने से आते मुन्ना ने कहा, जिसे वंश अभी अभी टकराया था। आह, तुम हो मुन्ना, अच्छा हो तुम आ गए, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। कहते हुए वंश ने फिर से निशी की तरफ देखा, जो कि हंसते मुस्कुराते सबसे बातें कर रही थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़की कौन है? मुन्ना ने पूछा। उसने पहली बार निशी को देखा था। तू उसके चक्कर में मत पड़ना मुन्ना, वो बहुत ही बवाल लड़की है, चल मेरे साथ आ। कहते हुए वंश मुन्ना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गया। वंश के कमरे में आकर वंश और मुन्ना दोनों ही सगाई के लिए तैयार होने लगे। काले रंग का मेहरून किनारी वाला कुर्ता और पठानी सलवार, दोनों आज बहुत सुंदर लग रहे थे। वंश ने मुन्ना के बाल बनाए। शिवम के डर से आज मुन्ना ने भी अपनी दाढ़ी को ट्रिम करवा लिया था और इस कुर्ते में वह बहुत जच भी रहा था। वंश मुन्ना को साथ लेकर शीशे के सामने आया और कहा, लग रहे हैं ना दोनों जहर टाइप, आज तो लड़कियां हमें देखकर गिरने वाली है मुन्ना। मुन्ना ने सुना तो मुस्कुराने लगा और कहा, हम नीचे चलें, मेहमान आते ही होंगे। वंश मुन्ना के साथ नीचे चला आया। दोनों को साथ साथ एक जैसे कपड़ों में देखकर सबकी नजरें उन पर ही थी। दोनों लग भी इतने प्यारे रहे थे। वंश और मुन्ना बाहर सगाई वाली जगह चले आए। कुछ देर बाद 2-3 गाड़ियां आकर रुकी। आगे वाली गाड़ी से कुछ लोग उतरे और दूसरी गाड़ी से शक्ति अपने दोस्तों के साथ नीचे उतरा। उसने शगुन में भेजे कपड़े पहने हुए थे, क्रीम कलर का कुर्ता और उसके नीचे सफेद धोती, सलीके से बने बाल, दाढ़ी में शक्ति बहुत ही प्यारा लग रहा था। शिवम ने देखा तो मुरारी अपने जीजाजी और कुछ मेहमानों के साथ उनका स्वागत करने चला आया। सभी मेहमानों से मिलकर शिवम ने वंश से उनको टेंट ले जाने को कहा, जहां सगाई का सारा बंदोबस्त था। शिवम ने फोन निकाला और नंबर डायल करने लगा। इतने में ही एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। मुरारी भी वहीं खड़ा था। गाड़ी से अधिराज जी और अंबिका जी उतरे। उन्हें दिखते ही शिवम का चेहरा खिल उठा। उसने अपना फोन वापस जेब में रख लिया, शायद उन्हें ही फोन कर रहा था। अधिराज जी और अंबिका शिवम की तरफ चले आए। शिवम ने उनके पैर छुए और कहा, हम कब से आप दोनों की राह देख रहे थे, आपने आने में इतनी देर क्यों की? आपकी काशी की सगाई और आप सबसे आखिर में पहुंचे हैं। अरे सबसे लास्ट ही सबसे बेस्ट होता है, क्यों छोटे दामाद जी? अधिराज जी ने हंसते हुए कहा। अरे बिल्कुल पापा, भोकाल है आपका। आइए आपको आपके नए दामाद से मिलवाते हैं, सुने हैं इंदौर में पुलिस है। मुरारी ने कहा और अधिराज जी के साथ आगे बढ़ गया। शिवम भी अंबिका से बात करते हुए आगे चल पड़ा। टेंट में आकर मुरारी अपने सास ससुर को शक्ति से मिलवाने लगा। शिवम ने वही मेहमानों के साथ खड़े मुन्ना को आवाज दी। जी बड़े पापा, मुन्ना ने आकर कहा। मुन्ना, अंदर जाकर देखो सब तैयार हुए कि नहीं, और राधिका को तिलक के लिए थाल लेकर भेजो। शिवम ने कहा तो मुन्ना वहां से चला गया। मुन्ना अंदर आया। उसने देखा घर के आधे से ज्यादा लोग तैयार थे।
उसने उन सबको सगाई वाली जगह जाने को कहा। मुन्ना ने देखा आई अभी भी अपने कमरे में है तो मुन्ना उनके पास चला आया और कहा, अरे आई, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? बाहर सब मेहमान आ चुके हैं। अरे मुन्ना जी, पिन ना लग रहा हमसे, आई ने कहा तो मुन्ना ने उनके हाथ से पिन लिया और पीछे उनकी साड़ी में पिन लगाते हुए कहा, ये लीजिए, हो गया, अब आप चलिए, हम बाकी सबको बोल कर आते हैं। मुन्ना ने कुछ सामान रखवाने में दीना भैया की मदद की और उन्हें भी बाहर चलने को कहा। सारिका अनु तैयार होकर पहले ही राधिका के साथ बाहर जा चुकी थी। घूमते हुए मुन्ना काशी के कमरे के सामने आया और अंदर आते हुए कहा, काशी, तुम तैयार हो? काशी मुन्ना की तरफ पीठ करके खड़ी थी। मुन्ना की आवाज सुनकर वह उसकी तरफ पलटी और कहा, हम कैसे लग रहे हैं? मुन्ना ने देखा तो बस देखता ही रह गया। गहरे लाल रंग के बॉर्डर वाली क्रीम कलर की साड़ी, गले में बहुत ही प्यारा नेकलेस, बालों में जूड़ा बनाकर सफेद गजरा लगाया हुआ था, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां, होठों पर लाली, आंखों में काजल और माथे पर लाल बिंदी। इन सब में काशी बहुत सुंदर लग रही थी कि मुन्ना उसे अपलक देखते ही जा रहा था। वह काशी के पास आया और उसका सर चूमते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर न लगे। काशी ने सुना तो मुस्कुराने लगी। काशी के अलावा कमरे में रितु, प्रिया, अंजलि और निशी मौजूद थे। गौरी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मुन्ना की नजर काशी की साड़ी के सलवटों पर गई तो वह नीचे बैठा और उसकी साड़ी की सलवटों को सही करते हुए कहा, आज तुम इतने सुंदर लग रही हो कि अगर शक्ति तुम्हें देखेगा तो उसे तुमसे फिर से प्यार हो जाएगा। काशी ने सुना तो शर्मा कर अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। निशी ने मुन्ना को पहली बार देखा था और पहली बार में ही वह मुन्ना की सादगी से खूब इंप्रेस हुई। उसने धीरे से अंजलि से पूछा, ये कौन है? ये हमारे मुन्ना भैया हैं, हमारी जो सबसे छोटी मामी जी है ना, उनके बेटे और सबके फेवरेट, अंजलि ने कहा तो निशी मुस्कुरा उठी। मुन्ना ने काशी के दोस्तों से काशी को बाहर लेकर जाने को कहा और खुद वहीं रुक गया। सभी वहां से चली गई। प्रिया चलते चलते रुकी और पलटकर मुन्ना से कहा, तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या? नहीं, आप चलिए, हम आते हैं, मुन्ना ने कहा तो प्रिया वहां से चली गई। मुन्ना गौरी को ही ढूंढ रहा था। जब वो उसे नहीं दिखी तो वह जाने के लिए वापस मुड़ गया। जैसे ही मुन्ना पलटा, किसी के पास चुटकी बजाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। मुन्ना पलटा तो पर्दे के पीछे से निकलकर गौरी बाहर आई और कहा, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? हम तुम्हें क्यों ढूंढेंगे? मुन्ना ने गौरी से नजरें चुराते हुए कहा, हाय, तुम झूठ बोलते हुए भी कितने प्यारे लगते हो। गौरी ने प्यार भरी नजरों से मुन्ना को देखते हुए कहा, सब बाहर है, तुम्हें भी बाहर जाना चाहिए। मुन्ना ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हुए कहा, मैं चली जाती लेकिन वो मेरी कुर्ती का लेस खुला है, तुम बांधने में हेल्प कर दो, गौरी ने कहा और एकदम से पलट गई। मुन्ना ने देखा गौरी ने लहंगा और कुर्ती पहनी थी और उसकी कुर्ती पीछे से बस 4 लेस से बंधी थी और 5वां खुला था, जिसे बांधने के लिए गौरी कह रही थी। मुन्ना ने देखा तो उसकी धड़कनें बढ़ गई। बेचारा मुन्ना जो कभी लड़कियों के करीब नहीं गया, गौरी उससे अपनी कुर्ती का लेस बांधने को कह रही थी। मुन्ना को खामोश खड़े देखकर गौरी ने कहा, ठीक है, फिर मैं ऐसे ही चली जाती हूं। मुन्ना ने गौरी का हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा, हम कर देते हैं। मुन्ना ने कुर्ती के लेस को हाथों में पकड़ा और उन्हें बांधने लगा। हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह गौरी को ऐसे बाहर जाने भी नहीं दे सकता था। उसने जल्दी से लेस बांधे और वहां से चला गया। गौरी मुस्कुरा उठी और फिर बाहर चली आई। गौरी भी आकर अपनी दोस्तों में शामिल हो गई। वंश ने गौरी को देखा तो देखते ही रह गया। आज गौरी बला की खूबसूरत लग रही थी। निशी ने भी लाइट पिंक और आसमानी प्लाजो और उस पर स्लीवलेस कुर्ती पहनकर गले में फैशनेबल दुपट्टा लगा रखा था। पंडित जी आ चुके थे। उन्होंने काशी और शक्ति को साथ बिठाकर पूजा की और फिर दोनों से एक दूसरे को अंगूठी पहनाने को कहा। शक्ति और काशी अपनी अपनी जगह खड़े हुए और एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। सारा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। काशी को उसके दोस्तों ने गले लगकर बधाई दी। शक्ति के दोस्तों ने भी उसे बधाई दी और दोनों वहां लगे सोफों पर आ बैठे।
हल्का अंधेरा हो चुका था और इसी के साथ घर की सभी लाइट्स जल उठी। काफी खूबसूरत नजारा था। सभी मेहमान काशी और शक्ति के साथ फोटो खिंचवाने लगे। कुछ हंसी ठिठोली कर रहे थे तो कुछ खाने पीने का लुत्फ उठा रहे थे। मुरारी ने देखा माहौल काफी फीका फीका लग रहा था। वह खुद में ही बड़बड़ाया, यार जी आजकल के नए जमाने के फंक्शन कितने बोरिंग हो गए हैं। हमारे जमाने में होते थे फंक्शन, अगर किसी का मुंडन भी हो तो जे धमाका जे हो हल्ला होता था, लगता था जैसे कोनो की शादी हो। पर काशी की सगाई में तो सब फीका फीका लग रहा है ना अंकल? मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। अरे सगाई है, थोड़ा नाच गाना मस्ती मजाक तो बनता है ना। पास खड़ी गौरी ने कहा तो मुरारी उसकी ओर पलटा और फिर कहने लगा, और का शिवम भैया के टेस्ट को पता नहीं क्या हो गया है। अरे तो अंकल हम लोग हैं ना, हम किस लिए हैं? आप गाना बजवाइए फिर देखिए कैसे जमता है रंग। गौरी ने कहा। अरे लेकिन नाचेगा कौन? मुरारी ने पूछा। अरे कौन से क्या मतलब? काशी के दोनों भाई नाचेंगे, मैं नाचूंगी, आप नाचेंगे। गौरी ने थोड़ा शरारत से कहा। देखो वंश की गारंटी तो हम ले लेते हैं, लेकिन जब मुन्ना थोड़ा टेढ़ा आदमी है, नहीं नाचेगा। मुरारी ने कहा। अरे हम भी इंदौर वाले हैं, बड़े बड़ों को सीधा किया है हमने। वो नहीं नाचे तो हम है ना, हम नचवा देंगे। गौरी ने फ्लो में अपनी कोहनी मुरारी के कंधे पर रखते हुए कहा। मुरारी ने अपने कंधे की तरफ देखा तो गौरी ने खिसियाते हुए कहा, सॉरी वो थोड़ा ज्यादा ही फ्रैंक हो गए थे ना आपसे। हाँ आप गाना लगवाइए, जाइए। गौरी की बात सुनकर मुरारी म्यूजिक वाले की तरफ आया और गाना बजाने को कहा। सभी मेहमान और घर वाले बातों में लगे थे, तभी गौरी सबके बीच आई और म्यूजिक सिस्टम पर गाना बजने लगा। गौरी ने भी डांस करते हुए साथ साथ गाना शुरू कर दिया। आज है सगाई सुन लड़के के भाई। कहते हुए गौरी ने पास से गुजरते मुन्ना का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए फिर से गाने लगी। मुन्ना अपना हाथ छुड़ाकर जैसे ही जाने लगा, एक तरफ से रितु और दूसरी तरफ से प्रिया ने उसे घेर लिया और दोनों गाने लगी, कुड़ी की तरह ना शर्मा, कुड़ी की तरह ना शर्मा, होए तुम मेरी गल मान जा। अच्छा मेरे मुन्ना को परेशान करती है, अभी बताता हूं इसे। कहते हुए वंश एकदम से उन सब के बीच आ कूदा और नाचते हुए गाने लगा। सभी साथ साथ डांस करने लगे। मुन्ना वहां से चला गया। वंश इन लड़कियों के बीच पूरा कृष्ण कन्हैया लग रहा था। गौरी भी सब भूलकर एंजॉय करने लगी। आखिर में सब घर वाले, शक्ति, काशी, उनके दोस्त सब नाचने लगे और मुन्ना वो उन सब के बीच से निकलकर वहां से चला गया। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 31। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ सुनते रहें मैं तेरी हीर।